बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब ये बरतानिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छपने वाला जो आर्टिकल है, ये फ्रंट पेज के ऊपर छाप दिया पाकिस्तान के अखबारात ने, और रोजनामा जंग ने इसे सबसे ज्यादा स्पेस दी है। एक तो ना ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है और ना ये कोई ऐसी चीज है, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरे हुए अब लगभग 4 साल होने वाले, तो 4 साल बाद अगर आपने ऐसी कहानियां सुनानी है या ये चीजें करनी है तो जाके इमरान खान से आप माफी मांग लें। आज भी उसकी निजी जिंदगी, आज भी उसकी अहलिया, आज भी उसका खानदान, उसी को निशाना बना के आप राजी हैं। पाकिस्तान इस तरह आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस घटिया और गंदी सोच ने पाकिस्तान को आज तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और पाकिस्तान के मीडिया ने इसके अंदर एक सहूलतकार का रोल प्ले किया है। जंग जैसा अखबार जो बड़े दावे और वादे करते थे कि जनाब हमारी सहाफत बड़ी साफ और शफाफ है, आज उनकी सहाफत जो है वो एक गटर की तरह उबल रही है। मैं देख रहा हूं किस किस्म का फ्रंट पेज उन्होंने छापा है, कितनी स्पेस दे दी है। ये अकेली खबर तो नहीं है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो आई हुई है। ये देखें ना, एक और, ये 3 खबरें और हैं जो बैनुल अक़वामी अखबारात में आई, जो इससे बड़ी खबरें हैं। ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर खबर आई। मेरी अभी जुल्फी बुखारी साहब से बात हुई, वो अपनी जो उनकी लीगल टीम्स हैं वो इसके ऊपर बैठी मुशावरत कर रही हैं। वो लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या करना है। 1 साल पहले इन्होंने ये आर्टिकल तैयार किया था। अभी 27वीं तरमीम से ऐसा लगता है कि तवज्जो हटाने के लिए ये आर्टिकल फटाफट छपवा दिया गया, और जो खातून है वो मशकूक निकल आई जिन्होंने ये आर्टिकल उसके अंदर जिनकी तरफ से छपा, बुशरा तस्कीन साहिबा। वो पता चला उनके PMLN से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं, या उनकी सारी हमदर्दियां जो हैं वो PMLN के साथ, और वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। सबूत पता नहीं है या नहीं है, लेकिन अभी देखिए कहानियां तो इस तरह की बहुत सारी। मरियम नवाज साहब के हाथ में एक गिलास होता है, वो लोग कहते हैं ये क्यों होता है स्टील का। जरदारी साहब के बारे में सब कहते हैं जी रोजाना उनके बकरे ज़िबा होते हैं। भाई सबका अपना अपना मामला क्या है, इसके ऊपर सबने इसी तरह आर्टिकल लिखने, और बैनुल अक़वामी मीडिया ने यही काम करना है। इमरान खान के खिलाफ आपका बुग़्ज़ इस लेवल तक चला गया कि आप पैसा, इज्जत, सब कुछ दाव लगाने पर तैयार हैं सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। अब ये 3 बड़ी बड़ी खबरें हैं, ये भी चंद दिन के अंदर आई हैं। इनमें तो कोई पाकिस्तान के मीडिया ने, अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर नहीं छापी, 1-1 घंटे के बुलेटिन उनके ऊपर नहीं किए, ट्रांसमिशंस इनके ऊपर नहीं की गई। एक खबर जो है, ये जो लीक्स आई हैं अभी जेफरी की, ये तो एक तो पूरी दुनिया हिल गई है ना उनसे। बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें आई हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में क्या आया कि सहूलियत इमरान खान को पसंद नहीं करती। अब सारी जिंदगी इमरान खान पे इल्जामात क्या लगाया जी, यहूदी एजेंट है, सेहूनियों का एजेंट है, ये कहते थे इनको जी, इसराइली एजेंट है, ये भी कहते थे इमरान खान को। तो जनाब अब वो अंदर से पता चल रहा है, जो ईमेल्स लीक हुई उनके अंदर से, कि जनाब इमरान खान तो बहुत पक्का मुसलमान है। इमरान खान तो बड़ा मजबूत आदमी है, झुकने वाला आदमी नहीं है, बल्कि खतरनाक आदमी है। जैसे ये वो शी जिनपिंग को समझते हैं अपने लिए खतरा, या पुतिन को समझते हैं, या खमैनी को समझते हैं, या अर्दगान को। तो फिर अब आपको समझ जाना चाहिए ना कि इमरान खान के रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे जो बुनियादी सोच है वो क्या है। वो तो बाजुआ का एक्सटेंशन वाला मामला था, और ये सारी चीजें जुड़ गई आपस में, तो रल मिलकर इन्होंने इमरान खान को रास्ते से हटा दिया। इसके ऊपर किसी ने कोई आर्टिकल नहीं छापा, इसके ऊपर किसी ने कोई ट्रांसमिशन नहीं की, इसके ऊपर किसी ने कोई बुलेटिन पूरा नहीं खींचा, इसके ऊपर फ्रंट पेज के ऊपर बड़ी बड़ी स्टोरीज नहीं छपी। हालांकि बहुत बड़ी स्टोरी है, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के ऊपर बड़े बड़े एलिगेशंस लग रहे थे, इतनी जबरदस्त किस्म की चीज आई है, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया पे आ रही है। पाकिस्तान का मीडिया चुप है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं। 2 आसिम मुनीर साहब के ताहयात इस्तिस्ना पे आलमी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है, इस पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम ने इस पेपर क्या कहा, दीगर जो बड़े बड़े अखबार आते हैं वो इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, आलमी जरीदे इसके ऊपर क्या कह रहे हैं कि किस तरह जो पावर का सारा बैलेंस है वो बिगड़ गया। और ये ताहयात इस्तिस्ना के बाद पाकिस्तान में मिस्र जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, जमूद तारी हो जाएगा, ये भी लिखा गया बैनुल अक़वामी अखबारात में। इसको तो कहीं हिस्सा नहीं दिया गया, इस पे तो बात करने की किसी की जरूरत ही नहीं है। और अब ये BBC का एक, इसके अंदर मैं चंद जुमले आपको बता देता हूं, जो उनका आर्टिकल है कि ताकत का तवाजुन हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पलड़े में रहा, पाकिस्तान में यही होता रहा, लेकिन अब फौज के सरबराह मजीद ताकतवर हो गए। माइकल कोगलमैन कहते हैं कि मेरे नजदीक यह तरमीम इस बात का ताजा तरीन बल्कि शायद सबसे मजबूत इशारा है कि पाकिस्तान में अब हाइब्रिड निजाम नहीं है, यानी दोगला निजाम नहीं है, बल्कि माबाद हाइब्रिड निजाम के मरहले में पाकिस्तान दाखिल हो चुका है, यानी हाइब्रिड प्रो मैक्स हो गया। इससे भी अगले लेवल पे पाकिस्तान चला गया।
हम एक ऐसी सूरत देख रहे हैं जहां सिविल और फौज के दरमियान ताकत का फर्क अपनी हद से ज्यादा बढ़ चुका है, बल्कि सारी हदें ही क्रॉस कर गया। अब तो ये बीबीसी के ऊपर चला, ये पाकिस्तान का मीडिया कहीं नहीं सुनाएगा, कहीं नहीं छापेगा, कहीं नहीं बताएगा। हम आपको बताएंगे ना, मैं बताऊंगा। बाकी जो आवाजें हैं, जो आवाज अभी भी उठा रहे हैं, वो कम से कम पिसी हुई आवाजों का, या जिन लोगों को कुचला जा रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके सामने हम रख देंगे। और सोशल मीडिया आपके सामने रखेगा, क्योंकि ये एक ऐसी ताकत है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते को रोका है और उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं। एक और खबर भी आई है कि पाकिस्तान ने बेशुमार पैसा खर्च किया, वो फिगर्स भी हैं साथ, अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए, उनको मनाने के लिए, उनको राजी रखने के लिए। और वो खबर भी ये बताती है कोई फायदा नहीं हुआ, यानी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसका फायदा कोई नहीं हुआ, सवाए चंद बयानात के आपको कुछ नहीं मिला। वो ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, कोई बयान दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरी बात याद रखिएगा, भारत का और अमेरिका का एक दिफाई मुआहदा हुआ है, और ये चलते रहते हैं दिफाई मुआहदे, तो पुराने उनके होते चले आ रहे हैं। ये क्वाड का हिस्सा भी हैं 4 मुल्क, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। तो दिफाई नुक्ता नजर से भारत के अमेरिका के साथ मल्टीपल रिलेशंस हैं। अब ये जो एक तिजारती मुआहदा होने जा रहा है ना भारत का अमेरिका के साथ, उसके बाद आप सूरत हाल के अंदर तब्दीली मुझे लगता है कि आप बहुत तेजी से देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन्फ्लुएंस को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया है। किन चीजों पे देखें, एक तो जो भारतीय हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक में रहते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंस तो ये है उनका। दूसरा, उनकी तिजारत बहुत बड़े पैमाने पर मगरबी ममालिक के साथ मुंसलिक है, फायदा नुकसान वहां पे है, तो दूसरा ये है। तीसरा जो है वो पाकिस्तान से टकराव में जो भारत को जिल्लत महसूस हुई है, यह भी एक बड़ा प्रेशर भारत के ऊपर है। और रूस से जो तिजारत का एक खुमार भारत को चढ़ा था, अमेरिका ने वो भी उतारा, इसी सारे मामले का फायदा उठाते हुए। पाकिस्तान को उठाओ, भारत को प्रॉब्लम होती है। और चीन से भारत हमेशा एक खतरा महसूस करता है, और वहां वो अमेरिका को अपनी एक सपोर्ट के तौर पे देखते हैं। अब अगर आप इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बढ़ा के कम से कम भारत को मजबूर किया कि वो रशिया के साथ अपनी तिजारत का हुजम कम करे। खत्म तो नहीं हो जाता बिल्कुल, लेकिन बहुत हद तक कम किया उन्होंने। तो ये अमेरिका की एक कामयाबी है। अगर अमेरिका भारत के साथ एक कामयाब ट्रेड डील कर लेता है, देखिए भारत की आबादी आप याद रखिएगा दूसरा दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है चाइना के बाद, और फर्क कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1.25 अरब से बड़ी आबादी है भारत की, बहुत बड़ी, पाकिस्तान से 5-6 गुना बड़ा मुल्क है। तो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क भारत, उसकी मार्केट को अमेरिका, चाइना के और रशिया के रहमो करम पे नहीं छोड़ सकता। अमेरिका से भी कई गुना आबादी है भारत की, तो अमेरिका यही चाहेगा कि इतनी बड़ी मार्केट को अमेरिकन ताजर या अमेरिकन कंपनियां कंट्रोल करें, ना कि चाइना और रशिया वगैरह करें आकर। लिहाजा उन्होंने एक दबाव डाला, और जब यह ट्रेड एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाएगा, जिस पे भी काम चल रहा है, तो फिर आप अमेरिकी रवैये को उस वक्त जज कीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें डिफरेंट दिखाई देंगी। तो नाज़रीन, रिपोर्ट में हम बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तंबीह की है, और बाकायदा इसके ऊपर इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने ये कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो रिपोर्ट छपी है इमरान खान और बुशरा बीबी से मुताल्लिक, इस पर वो माफी मांगे, वरना कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक तो ये तहरीक इंसाफ कह रही है, दूसरी तरफ वकीलों ने वहां पे काम शुरू कर भी दिया है। पिछले साल की रिपोर्ट थी, याद रखिएगा, अब छापी गई है, याद रखिएगा, सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। लेकिन तवज्जो हटनी नहीं चाहिए, तवज्जो रहनी चाहिए असल मसले की तरफ। और असल मसला क्या है, यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार किस्म का पेपर जारी किया है, और उसमें बहुत सारे अहम सवालात पूछे हैं डीजी ISPR से। ये सवालात आपको पढ़ के सुनाना बहुत जरूरी है, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की है। देखिए, इमरान खान की जो 2 बड़ी ताकतें हैं ना, जो इमरान खान साहब को देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत सबसे बड़ी है, वही रास्ते निकालता है, वही लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत डालता है। तो 2 चीजों ने इमरान खान के लिए बहुत काम किया, एक सोशल मीडिया, 2 ओवरसीज पाकिस्तानी। ये 2 फैक्टर्स एस्टेब्लिशमेंट को चुपते रहे, और इन 2 फैक्टर्स ने बड़ी कामयाबी से इमरान खान का दिफा किया। अब जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर किसी ने नहीं किया। ऑफिशियल की मैं बात कर रहा हूं, वो तो सोशल मीडिया में तो हर तरह के लोग आ जाते हैं। अब PTI इतनी बड़ी जमात बन गई है, सारे लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो हर तरह के लोग वहां पे हैं। किसी की जुबान अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी, किसी की सोच अच्छी है, किसी की नहीं अच्छी, लेकिन वो सारे सपोर्ट कर रहे हैं।
लेकिन यहां जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया है, उसने बड़ी जिम्मेदारी का हमेशा सबूत दिया। उन्होंने सवाल जो उठाए वो बड़े चुपते हुए सवाल है, ये मीडिया को उठाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उठा रहा है। सवाल सुने आप। कौम की DGISPR से वजाहत की अपील कि जनाब आए और वजाहत दें। क्या 7 दहाइयों पर मुश्तमिल मुनज़्ज़म तरीन और काबिल इदारे में एक भी ऐसा अहल और काबिल भरोसा अफसर नहीं है जो मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुतबादिल हो या उनके नातवां कंधों पर मौजूद बेतहाशा जिम्मेदारियों का बोझ बांट सके? यानी एक भी फौजी नहीं मिला पूरी फौज के अंदर, एक भी जर्नैल नहीं मिला जो आसिम मुनीर साहब का बोझ बांट सके या उनकी जगह ले सके। इतना पुराना तगड़ा इदारा है तो ये क्या किया आपने, ये सवाल उठाया। फिर इसमें आगे ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक उन्होंने कहा 2022 में रिटायरमेंट की उम्र गुजरने के बावजूद उन्हें चीफ के ओहदे पर तकर्री दे दी गई। फिर 3 साल मुद्दत मुलाजमत जब उनकी खात्मा हो गया तो आर्मी एक्ट में तरमीम करके उनको 2030 तक यानी 8 साल तक आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीह दे दी गई। फिर 2030 तक आर्मी चीफ के ओहदे समेत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही का इजाफी कलमदान भी दे दिया गया। फिर जौहरी असासों की निगरानी जैसी अहम जिम्मेदारी भी उन्हें दे दी गई, वो ताकत भी उनके पास चली गई। फिर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के जर्नल की तैनाती की जिम्मेदारी भी उनके पास चली गई। फिर ताहयात फील्ड मार्शल का ओहदा और उसके साथ मुराद वो भी उनके पास चली गई और वर्दी का बोझ भी उन पर डाल दिया। फिर मुस्तरद शुदा टोले को इक्तदार की मसनद पर लाकर बिठाने की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी। फिर अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की बराह रास्त सरपरस्ती भी उन पर डाल दी। फिर दिफाई समेत सिविलियन इदारों की निगरानी की जिम्मेदारी भी उन पर। SIFC के जरिए बैरूनी सरमायाकारी ला कर डूबती मईशत को बचाने की इजाफी वाशी जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। तो ये वजीर खारजा के तौर पे पूरी दुनिया के दौरे भी करते हैं। एक ऐसा है कि खुद तो वजीर खारजा नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वही कर रहे हैं। फिर नायाब मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल की बंदर बांट की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। तो और क्या क्या करवाना है एक आर्मी चीफ से? इदारे में कोई और काबिल आदमी नहीं है? ये सवाल पूछा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फिर उन्होंने कहा इन बेश बहा खिदमात के सिले में ताहयात ओहदा, ताहयात मुराद और ताहयात तमाम जराइम के एहतसाब से इस्तिस्ना नाकाफी है। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने एक तंजिया किस्म का ट्वीट किया और बड़े आम सवालात उठाए। उम्मीद करता हूं कि DGISPR इनका जवाब देंगे। देखिए, एक्सटेंशन का किसी के पास क्या जवाब होगा, इस्तिस्ना का किसी के पास क्या जवाब होगा? सादी बात यह है, कौम को आयतें सुनाई कुरान पाक की, कौम को कुर्बानी के लिए तैयार किया, फौज को कुर्बानी के लिए तैयार किया, खुद इस्तिस्ना ले लिया। ये कमजोरी है ना, ये तो बहादुरी नहीं है, ये तो दलेरी नहीं है कि जनाब आप सारे कुर्बानी दें, आप सबके लिए कुरान पाक की आयात नाजिल हुई हैं और मैं गैर इस्लामी और गैर शरई इस्तिस्ना ले लूंगा, मुझे इसकी जरूरत है, आप सबको इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? अगर आपने आयात लोगों को सुनानी है तो पहले आपने उनके ऊपर खुद अमल दरामद करना है ना। कौम के लिए, फौज के लिए, आम लोगों के लिए, निचले तबके के लिए, सबके लिए कुरान पाक की आयात और अहादीस और अपने लिए इस्तिस्ना, ये नामुनासिब रवैया है। इससे एक बेचैनी पैदा होगी और ये बढ़ती जाएगी बेचैनी। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी पॉलिसी रहेगी वो बता दी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा वो मामला किस तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जिससे किसी को इस्तिस्ना हासिल हो। ऐसा दरवाजा नहीं छोड़ा जाएगा कि वो यहां जुल्म करे और इसका एहतसाब ना हो। यह सुहेल अफरीदी ने कहा। यानी सिंपल यह है कि जो एक इदारों को इस्तिस्ना दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा में कि आप अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो एक्शन इनेट सिविल पावर का एक कानून था, उसके तहत यहां फौज एक्टिविटी करती थी, ऑपरेशंस करती थी। अब वो उन्होंने ऐलान कर दिया खत्म करने का। पहले करारदाद आ गई, फिर कैबिनेट ने खत्म कर दिया। कोई रही सही कसर है, अगर होगी तो असेंबली में बैठेंगे जिस दिन, वहां पे वो खत्म कर देंगे वोटिंग करवा के। तो वो ये क्लियर कर रहे हैं कि यहां हम किसी को इस्तिस्ना देने नहीं जा रहे, जो होगा कानून और आइन के मुताबिक होगा। ऐसे जोर जबरदस्ती से हम यहां पे चीजें नहीं होने देंगे। नाज़रीन, मेरे पास एक और खबर है और किसानों के हवाले से है। देखिए, गंदुम अभी किसान लगा रहा है, ये आखिरी वक्त चल रहा है। अभी गंदुम का बीज जो है वो हमारी टीमें भी दे रही हैं और तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मदद की, आम किसानों की जिनकी जमीनें डूब गई थी। तो वहां पे जितनी हम कोशिश कर सकते थे, हजारों एकड़ के ऊपर
गंदम लगवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं, सारी तफसीलात भी आपको बाद में देंगे। तो नाज़रीन, गंदम की बुवाई के वक्त एकदम डीजल की कीमत बढ़ जाना, इसका मतलब आप समझते हैं बेशतर जो जिम्मेदार है वो डीजल के जरिए से अपनी ज़मीनों में हल चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, फिर वो ट्यूबवेल चलाते हैं, तो एकदम उसकी कीमत में इतना इजाफा कर देना ये किसानों की कमर तोड़ने की बात है। ये इन्होंने उस वक्त किया जब किसानों को डीजल की जरूरत है। गन्ने के किसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, क्रशिंग शुरू ही नहीं हो रही। ये जो किसान रहनुमा इन्होंने बताया कि जी हमें पाकिस्तान की तारीख में अगर कभी गन्ने का सही रेट मिला है, बर वक्त रेट मिला है, हमें प्रॉपर पेमेंट हुई है और सही टाइम पे क्रशिंग शुरू की गई है, तो वो इमरान खान का दौर था। उसके अलावा ये कभी नहीं हुआ। शुगर माफिया को नथ अगर डाली है तो इमरान खान ने डाली है। आज माफिया क्रशिंग ही नहीं करना चाहता। इससे किसान का नुकसान क्या होता है ये समझें आप। वो ट्रालियां किराए पे लेते हैं, उनके अंदर गन्ना लोड करते हैं और चले जाते हैं। जो गन्ना होता है ना, ये वजनी होता है। जितने दिन ये पड़ा रहता है इसका वजन कम होता रहता है और इसकी कीमत कम होती रहती है, लेकिन इसके अंदर इसकी जो मिठास है वो मौजूद रहती है। अब जो शुगर मिल मालिकान है वो कोशिश करते हैं कि गन्ना लेट खरीदे। जितने दिन वो गन्ना खड़ा रहेगा, वहां पे ट्रालियों के अंदर पड़ा रहेगा, तब तक वो सूखता रहेगा, उसका वजन कम होता रहेगा और किसान को कम पैसे देने पड़ेंगे। ये वारदात है। तो इसलिए क्रशिंग को लेट करते हैं और हुकूमत इनका कुछ कर ही नहीं पा रही। ये एक 2 नंबरी हो रही है। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, अब इसके बहाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी जुल्म किया जा रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको बताया था। अब 2 भाई हैं तहरीक इंसाफ के, वसीम मुजम्मल, ये नारोवाल के, इनको भी तहरीक लब्बैक का कारकुन बना के उठा के इन पर टॉर्चर कर दिया। इससे पहले मैं आपको मुख्तलिफ वाकयात बताता रहा। मैंने आपको यह भी बताया कि जहां पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने तो पंजाब में उम्मीदवार नहीं दिए। उन्होंने कहा जी खुद ही आप कर लें जो करना है, आपने धांधली करनी है इस इलेक्शन कमीशन के साथ, हम यहां पे क्या इलेक्शन लड़ेंगे, यहां पे तो बात ही नहीं सुनी जाती। और एक फस्तायत है, एक जुल्म है, बस सिर्फ आपने रस्मी कार्रवाई करनी है कि जनाब इलेक्शन हुआ था और ये फॉर्म 47 लेके आप घर जाएं। तो ये 2 नंबरी होनी है पंजाब में। लिहाजा वो तो इससे बाहर निकल गए, लेकिन जो लोग फिर भी मैदान में आए उनका भी मुकाबला नून लीग नहीं कर पा रही, पीपल्स पार्टी नहीं कर पा रही। तो वहां जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनको उठा उठा के उनको भी तहरीक लब्बैक के खाते में डाल रहे हैं। अंदाजा करें आप ये कितना जुल्म कर रहे हैं, कितना जबर कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज बची नहीं है। अगर पाकिस्तान ने बचना है तो ये 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स होना पड़ेगा। अगर ये तरमीमें मौजूद रहती हैं तो पाकिस्तान का जो एक जमहूरी वजूद है वो खतरे में रहेगा। खतरे में क्या रहेगा, खत्म ही हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, जमहूरी वजूद नहीं होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार IMF से एक बड़ी अजीबोगरीब रिक्वेस्ट कर दी है। मोहम्मद जुबैर साहब ने भी इसको रिपोर्ट किया, मैं देख रहा था इंटरनेशनल मीडिया, उसमें भी है कि IMF अब हमारा बजट बनाता है, वो बताता है आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ये कहते थे ना कि पाकिस्तान को IMF के सामने गिरवी रख दिया। इमरान खान तो 3 साल के लिए आया था, 3 सालों में बेहतरीन परफॉर्म किया। 1.5 साल तो कोरोना वायरस रहा, दुनिया की 100 साल की बदतरीन किस्म की वबा के सामने वो आदमी कामयाब हुआ, सुरखरू हो गया और उसने मईशत को संभाल भी लिया। 2 साल उसकी मईशत जो है वो टेक ऑफ कर रही थी लगातार, लेकिन जब से वो गया इन्होंने बर्बादी फेर दी। अब हालात ये हैं कि मोहम्मद जुबैर साहब बताते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इतनी, ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, इतनी नालायक और नकम्मी हुकूमत है कि इन्होंने IMF से रिक्वेस्ट कर दी है, दरखास्त कर दी है कि अपने प्रोफेशनल्स और टेक्निकल असिस्टेंट्स आप हमें दें ताकि हम अपनी बजट की मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकें। भाई, जो हुकूमत अपना बजट इंप्रूव नहीं कर सकती, अपना बजट नहीं बना सकती, बजट के ऊपर खुद से काम नहीं कर सकती, वो मुल्क को कैसे चलाएगी? अंदाजा करें आप। अब तक